अच्छा, अब क्लस्टरिंग जैसे मैंने पहले बताया था कि क्लस्टरिंग हम कब करते हैं, जब मेरे पास अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग करते हैं क्योंकि उसने मेरे पास जो है ना, अब मुझे पता नहीं होता कि कितनी पॉसिबल कैटेगरीज बन सकती हैं आउटपुट्स की, कितने टाइप्स के आउटपुट है। ठीक है ना, तो उस चीज़ के लिए अब उसको क्लासीफाई करने के लिए, इसको कैटेगराइज करने के लिए ना उसको क्लस्टर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब मेरे पास क्लस्टरिंग है ना, क्लस्टरिंग की दो टाइप है। एक तो है के मीन्स क्लस्टरिंग, दूसरा है के मीडियोइड। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि अगर मैं बात कर लेता हूँ के मीन्स की, के मीन से पता लग रहा है कि हमने लेनी होती है एवरेज। किस चीज़ की एवरेज लेनी होती है, कैसे लेनी होती है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लो कि आपके पास ये आपके पास स्पेस है। आपके पास जो आउटपुट जनरेट हो रही थी ना, कैसे जनरेट हो रही थी, इनपुट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी ना। अब जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी ना, समझो उसको वो स्पेस में मैप कर रहा है। ये मैप हो गई, ये मैप हो गई, ये मैप हो गई, ये हो गई, इधर मैप हो गई। ठीक है, इधर मैप हो गई, ऐसे ऐसे इस तरह से ना उसने मैप की। अब ये देखो, इस तरह से जो डाटा है ना, ये स्प्रेड है। अब उससे क्या पता कि इसके मैं कितने क्लस्टर्स बना सकता हूँ, कितना क्या कर सकता हूँ। ठीक है, वो क्या करेगा कि ना, इसका अगर मैं एल्गोरिदम बताऊँ, एल्गोरिदम में क्या होगा कि सबसे पहले ना के की वैल्यू जो है ना हमने खुद ही देनी होती है। अब एल्गोरिदम में वो जो वैल्यू हम खुद देते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर। ठीक है, उसका हाइपर पैरामीटर बोलते हैं। अब के मेरे पास क्या है, हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, अब समझो मैंने के की वैल्यू दे दी 2 का मतलब है कि मेरे पास 2 क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, जितनी के की वैल्यू होगी उतने क्लस्टर्स बनाने हैं। अब वो क्या करेगा, जितनी के की वैल्यू है ना, उतने रैंडम पॉइंट्स एक ले लेगा इसके अंदर से, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। के का मतलब है इटरेशंस, के का मतलब है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, हमेशा रैंडम उठाएगा। रैंडम उठाएगा। के की वैल्यू जो है ना वो हम सेट करेंगे, जो पॉइंट्स है ना सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ये random सेंट्रॉइड उसने रैंडम कोई भी पॉइंट उठा लेने हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो कि उसने एक C1 जो उठाया वो उसने उठा लिया 2 3 के ऊपर, तो यहाँ से समझो 2 था, इधर 3 था, तो उसने एक ये सेंट्रॉइड उठा लिया। ठीक है, एक उसने जो C2 उठाया वो 1 1, चलो एक समझ लो कि 5 1 उठा लिया उसने, तो ये इधर आ गया 5, इधर आ गया 1, तो एक उसने यहाँ पे उठा लिया, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये 2 सेंट्रॉइड बन गए। ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है कि उसने जो रैंडम पॉइंट उठाया है वो मैप ही डाटा पॉइंट के ऊपर हो गया। ये सारे डाटा पॉइंट्स है ना, मेरे डाटा को मैप किया वैसे कि जो मैंने रैंडम पॉइंट लिया वो इसी के ऊपर मैप हो गया, तो यही एक सेंट्रॉइड भी बन सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक हो गया, 2 सेंट्रॉइड बन गए। अब वो क्या करेगा, सेंट्रॉइड जो हमारा गिवन डाटा है उसमें से नहीं हम लेते थे। ज़रूरी नहीं है। सेंट्रॉइड जो है ना, जो मतलब कि हम चूज़ करते हैं, ये होता है रैंडम। ठीक है, रैंडम के ऊपर अब मेरे पास पॉसिबिलिटी तो है ना कि रैंडम इसी के ऊपर ही आ जाए सेंट्रॉइड, यही सेंट्रॉइड बन जाए। ठीक है, असल में रैंडम ही होता है, इसमें स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है रैंडम है। अंदर से भी ले भी सकते हैं क्योंकि वही एज्यूम कर लो ना कि आपने रैंडम लिया तो यहाँ पे इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होता उसका। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है उसने कि क्लस्टर है क्लस्टर सेंटर को सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, और के स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। ठीक है, अब उसने एल्गोरिदम यही बताया हुआ है कि सबसे पहले के पॉइंट्स, के 2 था तो 2 पॉइंट्स हमने चूज़ कर लिए इनिशियल सेंट्रॉइड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ऐसा है कि ऑप्टिमल नंबर हो के का, वो मैं बताता हूँ। क्या अब के का नंबर हाइपर पैरामीटर है, वो तो यूज़र खुद ही दे रहा है। अब समझो कि मेरे पास कोई 1 लाख 2 लाख मेरे पास जो है ना ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स थी, उसमें पता नहीं, मुझे क्या पता कि कितने नंबर ऑफ आउटपुट बन सकती हैं, कितने पॉसिबल कैटेगरीज बन सकती हैं। वो तो तभी मुझे पता लगेगा ना अगर हर एक की मैं जो है ना खुद ही देखूँगा क्या क्या आना चाहिए। तो अब इतना जो है ना वो तो फिर सारा टाइम इसमें लग गया। ठीक है, तो के की वैल्यू हाइपर पैरामीटर हमने कैसे सेट करना है वो भी देखते हैं आगे जाके, ये भी सेट करने का आएगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं के मीन्स का एल्गोरिथम कैसे चल रहा है। वो क्या करेगा, उसने सेंट्रॉइड 1 उठाया, सेंट्रॉइड 1 का जितने डाटा पॉइंट्स हैं ना उन सब के साथ उसने डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, कि समझो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे मैं सारे डाटा पॉइंट्स लिख रहा हूँ, डाटा पॉइंट्स इस तरह मैंने टेबल बना दिया, डाटा पॉइंट्स लिख दिए सारे। यहाँ पे मैंने लिख दिया C1। अब मैं इन डाटा पॉइंट्स के हिसाब से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा यूक्लिडियन से। ठीक है, यूक्लिडियन फार्मूले से निकालूंगा। क्या था मेरे पास फार्मूला कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरा अंडर रूट, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूँगा हर एक डाटा पॉइंट के लिए। ठीक है, अब x2 क्या होगा, क्लस्टर के जो पॉइंट्स ये जैसे x2 क्या हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया y2, और ये इसका समझो ये 1 1 पे पड़ा हुआ था तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। वो डिस्टेंस तो निकालना आता है ना। तो बस मैंने हर एक डाटा पॉइंट के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट किया, पहले क्लस्टर 1 का, फिर मैंने क्लस्टर 2 का डिस्टेंस फाइंड किया हर एक डाटा पॉइंट से। ठीक है, अब मेरे पास ना दोनों के डिस्टेंस आ गए हैं। अब मैं इनमें से देखूंगा कि छोटी वैल्यू कौन सी है, मतलब कि ये वाला जो डाटा पॉइंट है ये क्लस्टर 1 के ज़्यादा करीब है या क्लस्टर 2 के ज़्यादा करीब है। जिसके ज़्यादा करीब है, मतलब कि जिसका डिस्टेंस ज़्यादा कम है इससे, वो वाला डाटा पॉइंट मैं इस क्लस्टर को असाइन कर दूंगा। समझो ये 1 2 3 4
5 6 7 ये आईडीज लिखी हुई है मैंने उसकी। तो मैंने देखा कि ये जो 1 था इसके ज़्यादा करीब था, तो मैंने One cluster 1 डाल दिया इसमें पहले क्लस्टर में। ठीक है, फिर मैंने देखा 2 भी C1 के अगर ज़्यादा करीब निकला है 2 डाल दिया। समझो ये 3 जो है C2 के ज़्यादा करीब था, तो इसको मैं C2 में डाल दूंगा, डाटा पॉइंट 3 2 में आ गया। ठीक है, इस तरह से जब मैं पूरा एक इसको बोल रही है पहली आइट्रेशन है, जब एक आइट्रेशन पूरी हो जाएगी ना, एक आइट्रेशन के बाद मेरे पास 2 क्लस्टर्स बन जाएंगे और 2 क्लस्टर्स के अंदर मेरे पास सेपरेट डाटा पॉइंट्स मैच हो जाएंगे कि समझो कि एक ये मेरे पास क्लस्टर बन गया जो इसके ज़्यादा करीब थे, एक समझ लो कि एक ये क्लस्टर बन गया होगा। ऐसी ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो दोनों क्लस्टर से सेम डिस्टेंस पे अगर सेम डिस्टेंस के ऊपर हो तो वो किसी को भी रख सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं डिफरेंस नहीं होता पड़ता। ऐसा तो नहीं होता लाइक फर्स्ट तुमने ये डिस्टेंस निकाला ये निकाला, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो फिर उस केस में वो जो तो अपनी मर्जी है जिसमें मर्जी डाल, सेम आ गई ना वैल्यू, वो बाद में अगर किसी और क्लस्टर में जाना हुआ ना वो अपडेट होगा। अभी ये मैंने अभी भी मेरी पहली आइट्रेशन पूरी नहीं हुई। सबसे पहले क्या किया कि सेंट्रोइड्स चूज़ किया रैंडमली, फिर मैंने क्या किया उन सेंट्रोइड्स का सबके साथ डिस्टेंस निकाल लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास अब डाटा पॉइंट्स क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 को असाइन हो गए। अब असाइन होने के बाद अब इस डाटा पॉइंट, अब ये जो सेंट्रोइड था ना इसका डिस्टेंस इसके क्लस्टर में जितने डाटा पॉइंट्स हैं ना उनके साथ निकालूंगा और उस डिस्टेंस की एवरेज ले लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास जो एवरेज आएगी ना, जो एवरेज की वैल्यू आएगी, अब समझो कि मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि ना मेरे पास यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 बड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 3 बड़ा हुआ है, और मेरे पास जो डिस्टेंस निकला था यहाँ पे, तो चलो एक डिस्टेंस पॉइंट्स की वैल्यू आएगी ना कि डिस्टेंस कितना है, वो तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मैं अब ये जो 2 3 था मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जितने डाटा पॉइंट्स थे ना उन सब के मतलब मैंने ये 1 उठाया, 2 + 2 + 3 इस तरह सारी एक्स वाली वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड कर दिया कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, समझो कि अब इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आ गए थे, तो मैंने उनकी सारी x1 से लेके x6 तक ऐड किया और 6 से डिवाइड कर दिया 6 से। ठीक है, ये मेरे पास एवरेज निकली क्लस्टर 1 के x के लिए, समझो x ऑफ C1। ठीक है, अब मैंने इसी तरह y ऑफ C1 निकालना है, तो मेरे पास जो है ना ये सेंट्रोइड के नए वो आ जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि अब जो सेंट्रोइड था ना इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो जाएगी और जो ये पॉइंट्स निकले ना वहाँ पे क्लस्टर बन जाएगा। Y7 कैसे निकलेगा? Y7 सबकी y वाली वैल्यू ऐड किया, 6 से divide ऐड करके 6 से डिवाइड किया। अच्छा, अब इसमें एक बात, ये तो मैंने जो था ना क्लस्टर, ये तो एक रैंडम चूज हुआ था। ठीक है, अब नंबर ऑफ डाटा पॉइंट 6 था ना, तो मैंने 6 से डिवाइड किया। अब समझो कि जो मैंने रैंडम क्लस्टर जो सेंट्रोइड चूज किया वो इन्हीं में से एक डाटा पॉइंट था, अगर तो क्या होगा, अगर समझो कि क्लस्टर शुरू में इनिशियली मेरे पास ये था, इसकी बेस पे मैंने सारा कुछ किया, तो वो भी 6 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि क्लस्टर में इसके अलावा 5 डाटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये खुद भी तो एक डाटा पॉइंट है ना, चाहे इसका अपने साथ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 0 निकल आएगा अपने साथ। लेकिन अगर जो मतलब कि सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड पहले तो रैंडम था ना, डाटा कोई डाटा पॉइंट्स नहीं थे, बीच में से कोई भी आ गया था, अगर वो रैंडम इन्हीं डाटा पॉइंट्स में से एक कोई सेंट्रोइड बन जाता, अच्छा कि जैसे ये पड़ा हुआ है यही सेंट्रोइड बन गया मेरे पास, ये डाटा पॉइंट भी था, सेंट्रोइड भी है, तुमने नया सेंट्रोइड लिया पहले वाला? पहले वाला जो इनिशियल मैंने लिया था। उसके बाद जब मैंने सारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया, जो मैंने एवरेज निकाली, तो अब ये सेंट्रोइड है, इसके अलावा जो डाटा पॉइंट्स हैं वो, और ये सेंट्रोइड खुद भी तो डाटा पॉइंट था ना, तो ये भी साथ ही मेरे पास डिवाइड मतलब कि उसमें आएगा। ठीक है, चाहे इसका अपने साथ डिफरेंस वो डिस्टेंस तो 0 है, लेकिन डाटा पॉइंट तो है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वो उसी से डिवाइड होगा। इस तरह से मेरे पास एवरेज निकलेगी। मेरे पास दोनों क्लस्टर्स की ऐसे C1 निकल गया, C2 दोबारा से अपडेट होकर कहीं और चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा दूसरी आइट्रेशन करूँगा, फिर से जब एक आइट्रेशन पूरी होगी ना, अब मैं जो नया सेंट्रोइड बना है, नए सेंट्रोइड का सिर्फ इसके क्लस्टर के साथ नहीं, सारे डाटा पॉइंट्स के साथ दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। वही काम करेगा। ठीक है, इसका भी, इस सेंट्रोइड का भी सारे डाटा पॉइंट्स के साथ दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। फिर ठीक जो करीब है, आएगा उसके बाद फिर से यही वाला टेबल बनेगा, दोबारा से जो करीब होगा वो उसके क्लस्टर में चला जाएगा। कोई अगर सेम भी रह सकता है और क्लस्टर चेंज भी हो सकता है कि दूसरी दफा मेरे पास यहाँ पे सेंट्रोइड है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा करीब था तो ये क्लस्टर चेंज हो गया। ठीक है, तो क्लस्टर इस तरह से चेंज होता रहेगा, और क्लस्टर के चेंज होने पे मेरे पास जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, कब तक अब ये आइट्रेशन कब तक करते रहनी है, तब तक आइट्रेशन करते रहनी है जब तक मेरे पास जो है ना सेंट्रोइड की पोजीशन फिक्स ना हो जाए। सेंट्रोइड हर दफ़ा चेंज हो रहा है ना एवरेज निकाल के, तो अगर मेरे पास क्लस्टर बिल्कुल एक्यूरेट बन गए होंगे ना, तो क्या होगा, मेरे पास जितनी बार भी एवरेज निकालूंगा ना, मेरे पास एक सेम ही आने लग जाएगी या बिल्कुल करीब आने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, वहाँ पे अपना एल्गोरिथम रोक दूंगा कि मेरे पास ऑलमोस्ट करेक्ट बन गया। इसका दूसरा मतलब है, यही मतलब है ना कि जो हम एक दफा निकालते हैं, एक दफा पहले सारी आइट्रेशन कर दी, हमने एक क्लस्टर निकले, और दूसरी दफा आइट्रेशन की वही सेम क्लस्टर को उसको साइन हो गया, तो वही कि अगर डाटा पॉइंट समझोगे ना, दूसरा मैंने Same किया data points वो डाटा पॉइंट चेंज ही नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद एक और आइट्रेशन मैंने चला के देखी, मेरे पास सेंट्रोइड भी नहीं चेंज हुए। जब दूसरी दफा पहली आइट्रेशन में तो सेंट्रोइड वो चेंज हुआ है होता ना, है ना। तो मैंने एल्गोरिथम की कंडीशन ये नहीं लगाई हुई कि डाटा पॉइंट चेंज नहीं होने, कंडीशन ये लगी हुई है कि सेंट्रोइड नहीं चेंज हुआ। वही ना, पहली दफा आइट्रेशन हुई, नए सेंट्रोइड तेरे पास हाँ। आ गए, दूसरी दफा तूने किया, तेरे पास वही सेम वही सेम चीज़ आ गया, तो उसके सेंट्रोइड भी वही पहले वाले वही बनेंगे, क्योंकि सेम डाटा वही ना, सेंट्रोइड चेंज ही नहीं होंगे, हम एल्गोरिथम तो रोक रोक देंगे। ठीक है। परफेक्ट सेंट्रोइड आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें आ गई 2 चीज़ें, प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग।
प्री प्रोसेसिंग क्या होती है कि मेरे पास एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले जो मैंने काम करने हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है कि एल्गोरिदम पूरा रन हो गया, पूरा रन होने के बाद जो मैंने काम करने हैं। ठीक है, तो लिंक कैसे करते हैं। प्री प्रोसेसिंग में उसने दो चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली चीज़ वो कह रहा है कि डाटा को नॉर्मलाइज करो, दूसरा कह रहा है कि आउटलायर्स को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब ये मेरे पास स्पेस थी, अब मेरे पास सारे डाटा पॉइंट्स ये देखो ये ऐसे पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक डाटा पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये क्या है, ये मेरे पास आउटलायर है। ठीक है, कह रहा है कि प्री प्रोसेसिंग मतलब कि एल्गोरिदम रन होने से पहले ना इस तरह के आउटलायर्स को एलिमिनेट कर दो, मतलब कि डाटा पॉइंट कंसीडर ही ना करो, उसको बाहर निकाल दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं, फिर हमने क्लस्टर बनाए हैं तो कोई ऐसा डाटा पॉइंट हमारे दोनों क्लस्टर नहीं है क्लस्टर से पहले ही जो आउटलायर है वैसे ही नहीं, तो वो हमें किस तरह पता चलेगा अपना यार? वो पता लग जाएगा ना। सारी वैल्यूज जो है समझो कि ये सारी वैल्यूज रेंज में आ रही थी, 1 से 10 की रेंज में आ रही थी, इसकी वैल्यू सीधी 50-60 आ गई। मतलब ज़्यादा ही बाइट होगा। हाँ ठीक है, तो हम उसको शुरू में एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि पता क्या है, जो मेरे पास के मीन्स है ना, इस के मीन्स ना सेंसिटिव है मेरे पास आउटलायर्स के हिसाब से। कि मैंने क्लस्टर बनाया, एक समझो ये मीडियोइड था और सेंट्रोइड था, ये एक क्लस्टर बन गया। दूसरा क्लस्टर अब अगर मेरे पास यहाँ पे मीडियोइड आया, सेंट्रोइड आया था, तो दूसरा क्लस्टर अब वो ये ऐसे करके बनेगा। हाँ। इधर डाटा पॉइंट तरफ एक ही था, लेकिन क्लस्टर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जब एवरेज निकालेगा वो क्लस्टर यहाँ, वो जो सेंट्रोइड यहाँ पे मूव कर जाएगा, हाँ। जबकि ये होना तो नहीं चाहिए था, इधर तो कोई डाटा है ही नहीं। डाटा ही छोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इसलिए जो है ना के मीन्स है ना, वो ज़रा आउटलायर से सेंसिटिव होता है। तो हम प्री प्रोसेसिंग मतलब एल्गोरिदम रन करने से पहले क्या करते हैं, आउटलायर्स को वैसे निकाल देते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज डाटा करने के बाद वो ये कि जो उसको हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें, मतलब समझ लो कि आपके पास जो रेंज थी ना वो बड़ी आ रही थी कि आपके पास 100 से 200 की रेंज में आई जा रहे थे। तो आप कोई ऐसा फंक्शन लगा दो कि आपके पास ना ये वैल्यूज़ ना 0 या 1 की रेंज में मैप होती जाएँ, या 0 से 10 तक की रेंज में मैप होती जाएँ। ठीक है, इसको हाँ ये अपनी मर्जी होती है, नॉर्मलाइज कर दो डाटा को, कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही है ना, तो उसको थोड़ा सा ना, हाँ वो एक ही मतलब कुछ भी आप ना एक टेक्निक सब पे लगा दो कि ना वो एक फिक्स रेंज के अंदर चलेगी वैल्यू। ठीक है, तो ये काम होता है। अच्छा, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होती है? पोस्ट प्रोसेसिंग एलिमिनेट और स्मॉल क्लस्टर। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब है एल्गोरिदम रन होने के बाद जो मैंने काम करना है। अब मैंने पूरा एल्गोरिदम चला दिया, मेरे पास क्लस्टर्स बन गए। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि एलिमिनेट स्मॉल क्लस्टर्स। ठीक है, कि जो स्मॉल क्लस्टर्स बने हैं ना, उनके क्लस्टर्स को खत्म कर दो, क्योंकि वो हो सकता है कि वो ना आउटलायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। समझो कि वही वाली बात है कि मेरे पास ये इतने ज़्यादा डाटा पॉइंट्स हैं और एक यहाँ पे पड़ा हुआ था। अगर मैंने K3 ले लिया था, एक यहाँ पे सेंट्रोइड आ गया, एक यहाँ पे सेंट्रोइड आ गया, एक यहाँ पे सेंट्रोइड आ गया, समझ लो कि कोई रैंडम पॉइंट ये बन गया था। तो अब मेरे पास एक क्लस्टर ये बन गया, एक क्लस्टर ये बन गया। अब ये जो है इसके अंदर अब अकेला आउटलायर ही पड़ा हुआ है सेंट्रोइड में। ठीक है, तो छोटा क्लस्टर है। तो जिस इस तरह से छोटे क्लस्टर है ना, आमतौर पे वो आउटलायर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि अगर ये इसके यहाँ पे कहीं पे क्लस्टर होता, फिर इसमें एक डाटा पॉइंट तो ना आता ना, क्लस्टर थोड़ा बड़ा होता। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लस्टर को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा कह रहा है स्प्लिट लूज क्लस्टर्स। लूज क्लस्टर क्या होता है कि जिसके मेरे पास ना वो स्क्वेयर्ड एरर ज़्यादा होता है। स्क्वेयर्ड एरर क्या होता है, स्क्वेयर्ड एरर ऐसे होता है कि ना आपके पास जो सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड का आप सबके साथ डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, इसके साथ डिस्टेंस फाइंड करो, इसके साथ और इसके साथ, सारे डिस्टेंस को सम कर दो, सम ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इस सेंट्रोइड का इन सब के साथ मैंने डिस्टेंस फाइंड किया, इनको ऐड कर दिया, समझो वैल्यू आ गई मेरे पास 50। ये मेरे पास इसका स्क्वेयर्ड एरर है। स्क्वेयर्ड एरर, स्क्वेयर्ड एरर, एक सेंट्रोइड का सबके साथ डिस्टेंस उनका सम ऑफ, अभी ये स्क्वेयर्ड एरर है ना, जब मैंने सम कर दिया, हाँ, तो सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर ऐसे सी। अच्छा, ठीक है, इसी तरह से इसकी भी कोई वैल्यू आ गई। ठीक है ना, जब मैंने सारा फाइंड किया तो मुझे इसकी भी 40 आ गई। अब मुझे इससे ये पता लगा कि इस वाले क्लस्टर का स्क्वेयर्ड एरर कम था, इसका थोड़ा ज़्यादा था इससे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, लूज क्लस्टर का कैसे पता लगेगा कि जिसका स्क्वेयर्ड एरर बहुत ज़्यादा होगा। अब ये देखो कि मेरे पास समझो जो एक ये क्लस्टर बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ कि ये सेंट्रोइड है, एक ये डाटा पॉइंट है, ये इस तरह से डाटा पॉइंट है। अब इसका मैं जब सबके साथ डिस्टेंस निकालूंगा और ऐड करूँगा तो मेरे पास वो अच्छा खासा, मतलब उसने लिखा हुआ है रिलेटिवली हाई, मतलब कि सारे क्लस्टर्स का आपने देखा, इसका आपने देखा, इसका 50 आ गया, इसका 40 आ गया, इसका 30 आ गया, इसका सीधे 150 करके आ गया। तो उसे पता लगा ना कि रिलेटिवली तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये लूज क्लस्टर है, वो कह रहा है इस तरह से लूज क्लस्टर होना, इसको स्प्लिट कर दो, मतलब कि इसको 2 क्लस्टर्स बना दो, एक क्लस्टर ऐसे करके बना दो, एक ये क्लस्टर बना दो। ठीक है, तो ये क्लस्टर को मैंने स्प्लिट कर दिया ताकि इसका स्क्वेयर्ड एरर कम हो जाए। समझ आई? उसमें अगर स्प्लिट करते हैं सेंट्रोइड तो उसमें एक ही होगा। अब वो फिर स्प्लिट करेंगे तो फिर 2 सेंट्रोइड बन जाएंगे ना, उनके 2 क्लस्टर ने एक क्लस्टर 2 में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों के अपने अपने सेंट्रोइड होंगे। रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मर्ज क्लस्टर्स दैट आर क्लोज, कि वो कह रहे हैं कि क्लस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कि एक ये क्लस्टर बना पड़ा है मेरे पास, एक ये क्लस्टर बना पड़ा है, बिल्कुल साथ साथ बने पड़े हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें इस तरह से पड़े हुए हैं, ये इस तरह से पॉइंट्स पड़े हुए थे। तो वो क्या कह रहा है कि भाई बिल्कुल करीब करीब हैं, तो इसको क्या करो, एक ही क्लस्टर बना दो। लिखा हुआ है कि एंड दैट दे हैव वेरी रिलेटिवली लो एसएससी, मतलब कि अब मैंने दोनों क्लस्टर का जो है ना स्क्वेयर्ड एरर फाइंड किया,
स्क्वेयर्ड एरर फाइंड करके देखा कि भाई इसका भी बहुत थोड़ा आ गया, इसका भी 2 आया है, इसका 5 आ गया, तो बड़ा कम आया बाकियों से, बाकियों का 10 20 30 आ रहा था, इसका इतना आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको जो है ना मर्ज कर सकता हूँ, समझिए। तो इसमें सेंट्रोइड किसके बारे में खाना है वो जैसा दोबारा सेंट्रोइड नया बन एक जाएगा। सेंट्रोइड नया बनेगा। सेंट्रोइड तो हमेशा सेंट्रोइड का एवरेज है, सारे डाटा पॉइंट्स का सम करो, उसको टोटल पे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी वहाँ पे। अब बात आ गई के की वैल्यू कैसे डिसाइड करें, कि हमें तो नहीं पता कि कितने पॉसिबल वो बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, के की वैल्यू ना रैंडम शुरू हो जाती है, आप के इज इक्वल टू 1 या 2 से लेके आप हम शुरू करेंगे के की वैल्यू, ठीक है। सारा एल्गोरिदम रन करेंगे, हाइपर पैरामीटर ना खुद दी होती है, लेकिन अब खुद देख मुझे तो नहीं पता ना कि कितने क्लस्टर बनने चाहिए थे, कितने टाइप्स का डाटा था, कितने टाइप्स की आउटपुट थी। तो सबसे पहले के की वैल्यू जो है ना, समझो मैंने के की वैल्यू 1 करके पुट की, ठीक है। मेरे पास एक एरर आ गया कि जो सम ऐसे सी है ना, या एरर आया फॉर एग्जांपल 50, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से एल्गोरिदम रन किया, के इज इक्वल टू 2 करके, मेरे पास 30 हो गया। ये आ गया, समझो कि 40 हो गया। मैंने के इज इक्वल टू 3 करके रन किया तो मेरे पास 30 हो गया। मतलब हम के बढ़ा जा रहे एरर मिनिमाइज के की वैल्यू 4 की तो मेरे पास SSC 30 हो गया, या चलो समझो 31 हो गया, या बढ़ गया। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। चलो उसको 29 लिख लेते हैं, 29 हो गया। दोबारा मैंने के की वैल्यू 5 की, SSC मेरे पास फिर से 29 रहा, या फिर 30 हो गया, या अगर 28 हो बढ़ गया तो फिर गया। क्या करेंगे? जितनी है उतने पे लगाते हो। अब मैं बताता हूँ, अब ये वाली जो वैल्यूज निकाली है ना मैंने के की, इसको अगर मैं प्लॉट करूँ ना, कि अगर मेरे पास जो के है, मैं इधर इसको ले लेता हूँ कि के 1 2 3 4 और 5, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 10 20, ये एरर की बात की हुई है 30 40 और 50। मैंने कहा जब के की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे इतना एरर आया, जब के की वैल्यू 2 हुई तो इतना एरर आया, के की वैल्यू 3 हुई तो फिर 30 हो गया, ठीक है। लेकिन जब के की वैल्यू 4 हुई तो तकरीबन इसके करीब ही रहा, 29 हो गया। अगली दफ़ा के की वैल्यू 4 यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, के की वैल्यू 5 हुई, फिर भी यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूँ तो ये देखो, ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से ग्राफ बनेगा कि मैं के की वैल्यू बढ़ाई भी जाऊँ ना, तो मेरे पास जो एरर है ना, एरर तकरीबन सेम है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि मुझे के की वैल्यू अब इनमें से रखनी है। अब वो फिर आगे टेक्निक्स होती हैं कि अब यहाँ पे 30 था, इसका 29 था, इसका 29 था, अब इन तीनों में से मुझे कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वो टेक्निक्स तो कुछ नहीं बताया होगा, पेपर में देगा रखिए। हाँ देगा, ठीक है। तो वो अभी टेक्निक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल इतनी चीज़। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, जिसके बाद के की वैल्यू चेंज होना बंद हो गई है, इसको बोलते हैं एल्बो पॉइंट, एल्बो पॉइंट, समझ आई। ये अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एल्बो पॉइंट है इसका। ये इससे मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे पास के की वैल्यू 3 के बाद जितनी मर्जी मैं बढ़ाता हूँ, मेरे पास एरर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो के की वैल्यू मुझे 3 रख के सारा काम करना चाहिए, ठीक है।